कक्षा 11 वाले बच्चे ध्यान देंगे। आपको हिंदी काव्य में मैंने घर की याद कवि भवानी प्रसाद मिश्र इस पाठ का सार बताया था पहले वीडियोग्राफी में। आज मैं भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा घर की याद की क्रमशः व्याख्या आपको बता रहा हूँ। घर की याद पहला जो भाग है कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। यहाँ पर वर्णन है कि घर की याद मुझे दूर है, जो घर खुशी का पूर है। जो यहाँ पे पानी गिर रहा है का अर्थ है पानी बरस रहा है। पानी गिर रहा का अर्थ है पानी बरस रहा है। जैसे मैंने आपको सार बताया था कि कवि ने सावन के महीने में जो वर्षा हो रही है बाहर, कवि जेल में बंद है, उसे घर की याद आ रही है और सावन को वह संदेशवाहक बना करके घर भेजता है अपने घर, और यह कहता है कि मेरा संदेश मेरे घर में बहुत अच्छे ढंग से कहना कि वो ठीक ठाक है। मेरी किसी प्रकार की जो अड़चन मुझे यहाँ अंग्रेज़ों द्वारा जेल में मिल रही है उसको मेरे घर में मत बताना। और कवि ने कहा है कि घर की याद कि आज सावन का महीना यानी घर बाहर बारिश हो रही है और इस वर्षा से कवि के मन में घर की याद आ गई है। घर में उसके 4 भाई हैं, बहनें हैं, माता पिता हैं। कवि जेल में बंद और इस बाहर वर्षा के कारण उसे घर की याद अत्यधिक आ रही है। वह कह रहा है कि घर की याद कि घर में मेरे जो माता पिता होंगे, भाई होंगे, घर परिवार भरपूर है और मैं इस जेल में बंद हूँ। इस तरीके से कवि ने आगे वर्णन किया है कि घर में 4 भाई, मायके में बहन आई। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर के घर में जब जुड़े हैं सबके इतने कब जुड़े हैं। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। मायके माँ का घर, परिताप का घर, ऐसा घर जिसके साथ कष्ट जुड़े हों। और यहाँ पे वर्णन किया है कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं कि मेरे घर में 4 भाई हैं। आज मेरी विवाहिता बहन घर आई होगी। जब वह अपने पिता के घर आई होगी तब उसने सोचा होगा कि सबसे मिलकर खूब खुश होगी, परंतु वहाँ मुझे न पाकर पिता का वही घर उसे कष्टदायी महसूस हो रहा होगा, उसे कष्ट का घर प्रतीत हुआ होगा। कवि कहता है कि मेरा घर अनोखा घर है, क्योंकि इसमें रहने वाले परिवार, मेरे घर के लोग और आपस में प्रेम के कारण बड़ी गहराई से जुड़े हुए हैं, आपस में बड़े प्रेम से रहते हैं, भरपूर परिवार है और उसमें आपस में लगाव और प्रेम गहरा है। भाई बहनों के बीच ऐसा प्यार जरा कम ही देखने में मिलता है। मेरे घर 4 भाई हैं, 4 भाई आपस में बड़े ही सहयोगी, कर्मठ और बलशाली हैं, आपस में प्रेम से रहते हैं। वास्तव में वे एक दूसरे को बाह के समान हैं, जैसे एक बाह दूसरी बाह की मदद करती है हर समय। और उसी प्रकार कवि कहता है कि 4 बहनें भी हैं, वे भी प्यार और बड़े स्नेह से रहती हैं। इस तरीके से कवि ने अपने घर का वर्णन किया है कि मेरा घर अत्यधिक शालीनता से युक्त है, बड़ा प्यार, घर में सभी सदस्य बड़े प्रेम से मिलते हैं। माता पिता के आज्ञाकारी मेरे भाई बहनें हैं। और बहन को कहा है कि बहन जब अपने ससुराल से मैके आई होगी तो उसने केवल 4 भाई ही देखे, 5वें को अर्थात 5वां मैं जो जेल में बंद हूँ मुझे न पाकर वे बहुत अत्यधिक दुखी होगी। जबकि माँ के घर ससुराल से जब मायके आती है बेटी तो उसे बड़ा सुख और आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन कवि ने कहा बहन ने मुझे न पा करके उसे भी परिताप यानी बड़ा दुख हुआ होगा। आगे वर्णन है कि और माँ बिन पड़ी मेरी
दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। और माँ की जिसकी स्नेह धारा का वहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। कवि ने वर्णन किया है कि मेरी माँ अनपढ़ है, लेकिन वो बड़ी ममत्व वाली है, बड़ी निष्ठावान, बड़ी धार्मिक माँ है मेरी। और वह दुख में वह घड़ी मेरी, अर्थात उसे बड़ा दुख हो रहा होगा कि एक संतान मेरे पास नहीं है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की ममता, माँ की गोद, माँ का आंचल सबसे बड़ा स्वर्ग होता है, सबसे बड़ा सुख का खजाना होता है। कवि ने वर्णन किया कि माँ की गोद जिस व्यक्ति को, जिस इंसान को मिलती है, वो संसार का सबसे बड़ा धन्य और सबसे बड़ा खुद किस्मत, बड़ा अच्छा भाग्यशाली होता है। कवि ने आगे वर्णन किया है कि माँ पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन माँ की जिसकी स्नेहधारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। उसे लिखना पढ़ना नहीं आता, जबकि वो लिखना पढ़ना अगर जानती तो वो मेरे पास पत्र भेजती कि उसे क्या दुख है, मेरे कुशल क्षेम पूछती, लेकिन वहाँ पढ़ी लिखी नहीं है। इसलिए माँ की ममता का जो स्नेह है, कवि ने वर्णन किया है कि मेरी माँ बड़ी विवश है, अनपढ़ है, असहाय है, वह मेरे वियोग के दुख में डूबी हुई होगी। मेरी माँ इतनी ममतामयी है कि यदि मैं उसकी गोद में एक बार सिर रख लूँ तो दुख मेरे पास फटक नहीं सकता, क्योंकि माँ की गोद सबसे सुख का खजाना है। मेरी माँ को स्नेह की नदी का प्रभाव कारागार तक मेरी रक्षा कर रहा है। यहाँ भी मैं उसकी ही ममता के स्नेह होकर के, स्पर्श पा करके अनुभव कर रहा हूँ। मेरी माँ अनपढ़ है, वह लिखना नहीं जानती। यदि वह लिखना पढ़ना जानती तो मुझे पत्र अवश्य लिखती। मैं जानता हूँ वह मेरे बिना नहीं रह सकती, क्योंकि माँ के लिए सभी संतानें बराबर होती हैं, चाहे कोई कैसा भी हो, पुत्र हो पुत्री हो। माँ का मन, माँ का दिल बड़ा गंभीर होता है, और उसका जो ममत्व, उसकी छाँव जो पा जाता है, वह इस संसार में बड़ा धन्य होता है। आगे कवि ने वर्णन किया है कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं वो अभी भी खिलखिलाएं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल जता। कवि वर्णन किया है कि यद्यपि मेरे पिता बहु वृद्ध हो गए हैं, परंतु के मन में कभी ऐसे बुढ़ापे की भावना नहीं आई, अर्थात उसके मन में कभी बूढ़े लोगों जैसी कमजोरी नहीं आई है। उसमें आज भी स्फूर्ति है, युवाओं जैसा उत्साह है, साहस है। शरीर में भी वह पूरी तरह स्वस्थ हैं। जब चाहे आज भी वे लंबी दौड़ लगा सकते हैं। इस उम्र में भी तमाम जिम्मेदारियों के बावजूद वे चिंता मुक्त रहना मानते हैं, और इसलिए वे खिलखिला कर हंस सकते हैं। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्यु भी उनके मार्ग में आकर खड़ी हो जाए तो भी वह हंसकर उसका मुकाबला कर लेंगे। यह उसका किसी प्रकार भी भाव नहीं है, भय नहीं है। वे जो भी सामने आए, शेर को देखकर भी न घबराएं। उनका व्यक्तित्व साहस और दृढ़ता से परिपूर्ण है। आज भी उनको आवाज में बड़ी कड़क है, जैसे बादल गरजता है, बड़ा दम है, आत्मविश्वास है, और दूर दूर तक उनकी आवाज़ में बादल की गर्जना जैसी है। जिस समय वे किसी काम को अपने हाथ में लेते हैं, उस समय उनकी स्फूर्ति और चुस्ती देखने को बनती है। अर्थात कवि ने कहा कि मेरे माता पिता बड़े स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, और मेरे पिता वृद्ध होने के बावजूद भी युवाओं जैसा उनके पास बल है, उनके पास दृढ़ विश्वास है। वो अपना काम बखूबी से करते हैं, और कोई भी कठिनाई हो जीवन में उनका डट कर मुकाबला करते हैं, घबराते नहीं हैं। जैसे उत्साह उनके अंदर है, युवाओं के अंदर जिस प्रकार से किसी कार्य करने का उत्साह
भरपूर होता है, उसी प्रकार उनके अंदर भी किसी भी कार्य करने के लिए भरपूर है। यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है कि वह जेल में बंद है और भारत छोड़ आंदोलन, जैसे मैंने इनका सार बताया था 1942 में, और कवि ने उस समय घर की याद जब आती है तो घर का पूरा जो दृश्य है उनके आंखों में आ जाता है, तैरने लगता है, बाहर वर्षा हो रही है, और इस तरीके से भावनाओं को कवि ने अपने काव्य में इस तरीके से पिरोया है, इस तरीके से विस्तारित वर्णन किया है। आपको व्याख्या बताई मैंने, आज की व्याख्या यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपने पूरी व्याख्या लिखनी है। जैसे व्याख्या लिखते हैं, मैंने कई बार कहा, इसलिए यहाँ पे मैंने संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, साहित्यिक सौंदर्य नहीं बताया है, लेकिन आपको मालूम है कई बार मैं बता चुका हूँ कि पहले संदर्भ लिखते हैं, फिर प्रसंग लिखते हैं, फिर व्याख्या लिखते हैं, फिर सौंदर्य बोध लिखते हैं। जैसे भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य, काव्य का सौंदर्य के दो भेद हैं, दो भाग हैं, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। आपको मालूम है कि भाव सौंदर्य में भावना किस रूप में लिखी गई है, और शिल्प सौंदर्य में क्या आता है कि कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, कौन सी भाषा है, कौन सी शैली है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। आपको ये दोबारा मैं बता रहा हूँ, पहले भी मैंने वीडियोग्राफी दी है। ये कुछ बच्चे जिन्होंने पूरा काम नहीं किया है या नहीं सुना होगा, और जिन्होंने सुना है पूरा काम किया, वो भी इसको देखेंगे। सभी बच्चे अपना पूरा काम करेंगे, कॉपी बनाएंगे, वीडियोग्राफी भी आप सुन रहे होंगे, और व्हाट्सएप पे भी आपको काम दिया जा रहा है प्रतिदिन। उस काम को भी आप बखूबी से अपनी अपनी कॉपी में, जो निर्धारित कॉपियां हैं, उन कॉपियों में आप करेंगे। ये कॉपियां आपके लिए परीक्षा के लिए उपयोगी होंगी। आपका काम सभी सब्जेक्टों, सभी विषयों का काम पूरा करें। बस धन्यवाद। आज का वीडियोग्राफी इतनी ही।